स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल्स? तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था गैल्वेनिक सेल क्या है, और गैल्वेनिक सेल में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड्स पर अभिक्रिया रिएक्शन हो रही है, जबकि हमने सेल से विद्युत धारा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन हुई और हमें सेल से इलेक्ट्रिक करंट या करंट मिल रही है, और उसका मतलब यह है कि हमने इलेक्ट्रोड्स को एक बाहर के सर्किट से तार के द्वारा जोड़ा हुआ है। एक तरह के सेल्स तो ये होते हैं। दूसरे तरह के सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन होती है और सेल से हम विद्युत धारा प्राप्त नहीं करते हैं। इसका मतलब हमने इलेक्ट्रोड्स को बाह्य परिपथ एक्सटर्नल सर्किट से नहीं जोड़ा हुआ है। तो जो पहला लक्षण देते हैं, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शन हुई और उनसे हमें करंट मिलता है, हम सर्किट से द्वारा करंट प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय सेल। और दूसरे टाइप के सेल्स जिसमें सेल से हमें विद्युत धारा प्राप्त नहीं की जाती है, जिसमें हम सर्किट जोड़कर करंट नहीं लेते हैं, उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम देखें तो प्रेरक बल और विरोधी बल दो थे, एक ड्राइविंग फोर्स था और एक अपोजिंग फोर्स था। दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, और जब विरोधी बल यानी अपोजिंग फोर्स की अपेक्षा ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो प्रोसेस रिवर्स उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, सिस्टम पहले सीधी अवस्था में चल रहा है, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे ही हमने अपोजिंग फोर्स ज़्यादा किया तो सिस्टम रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाता है, और उस स्थिति में कैसा हो जाता है हमारा सिस्टम? रिवर्सिबल। तो अब हम अगर देखें तो एक सेल के संदर्भ में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या है कि सेल के विद्युत वाहक बल से अनंत सूक्ष्म, मतलब बहुत इनफाइनाइट स्मॉल वाला विद्युत वाहक बल का एक एक्सटर्नल सोर्स हम जोड़ देते हैं अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, तो सेल के साथ हमने एक अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का एक एक्सटर्नल सोर्स जोड़ा है, जिसका ईएमएफ सेल की तुलना में थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम है तो हमें सेल से थोड़ी सी करंट मिल जाती है। अगर हम विपरीत दिशा में जो लगाया गया हमारा सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स, उसका ईएमएफ सेल के ईएमएफ के बराबर कर देते हैं, तो सिस्टम से कोई विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होगी। और अगर हम अपोजिंग फोर्स या बाहर लगाए गए सोर्स का ईएमएफ सेल के ईएमएफ या विद्युत वाहक बल से बढ़ा देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? सेल रिवर्सिबल हो जाएगा कि अब हमें बाह्य सोर्स से करंट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह के ये तीनों फेजेस में जब कोई सिस्टम काम कर सकता है तो हम उसको कहते हैं रिवर्सिबल सेल या उत्क्रमणीय सेल। और अगर सेल इन चीज़ों के या इन नियमों का पालन नहीं करता है तो हम कहेंगे कि यह अनुत्क्रमणीय सेल है। तो जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डैनियल सेल, वो एक तरह का रिवर्सिबल सेल है। यानी अगर सेल के विपरीत हम कोई एक्सटर्नल फोर्स जोड़ देते हैं तो सेल विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकता है। तो सेल नॉर्मल कंडीशंस में क्या रिएक्शन होती है? जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल के समान हो गया तो उस स्थिति में दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस
गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर, और फिर जिंक आयन प्लस कॉपर गिव्स जिंक प्लस कॉपर आयन। तो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस हैं उनका रेट एक जैसा हो जाता है और फिर हमारे सेल में इक्विलिब्रियम आ गया। अगर हम अब जो हमने बाहर सोर्स लगा रखा है, एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है, उसके ईएमएफ या विद्युत वाहक बल को सेल के विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अनंत सूक्ष्म, और थोड़ा सा बढ़ाने पर क्या होगा, अब धारा जो है वो उल्टी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगी और हमारी रिएक्शन उल्टी हो जाती है। अब हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है कि जिंक आयन प्लस कॉपर गिव्स कॉपर आयन प्लस जिंक। तो इस तरह से पूरी रिएक्शन उल्टी हो गई, और जब पूरी रिएक्शन उल्टी हुई और धारा भी उल्टी हो गई तो हम कहते हैं कि ये एक उत्क्रमणीय सेल है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय सेल वो होगा जिसमें अभिक्रिया भी उल्टी होगी और धारा भी विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। अब हम एक दूसरे तरह का सेल लेते हैं जिसमें हमने लिखा है जिंक, H2SO4 एंड कॉपर, यानी H2SO4 का सॉल्यूशन लिया है और जिंक और कॉपर की रॉड्स हमने उस एक ही अम्ल में डिसॉल्व कर रखी हैं। अब होगा क्या, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोडों को तार द्वारा जब हम सर्किट बनाते हैं तो चूंकि जिंक की स्पीड ज़्यादा है कॉपर की तुलना में, तो जिंक आयन के रूप में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। सेल रिएक्शन क्या होगी, जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जो H2SO4 में H आयंस हैं वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और ये हाइड्रोजन गैस कहाँ पर जाएगी, जिंक इलेक्ट्रोड पर। तो हमारी जो रिएक्शन है जिंक प्लस 2H प्लस गिव्स जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन, ये हमारी सेल रिएक्शन है और इस स्थिति में हाइड्रोजन गैस जिंक इलेक्ट्रोड से निकलेगी। अगर हम सेल में जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको लगाया जाता है और धारा की दिशा बदल जाती है, मतलब हमने बाहर सोर्स लगाया जिसका ईएमएफ सेल की ईएमएफ से ज़्यादा है, तो विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। पर सेल पर क्या रिएक्शन होती है, क्या सेल में ये रिएक्शन हो सकती है कि हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाए, नहीं। अब रिएक्शन क्या होती है कि अब कॉपर से कॉपर आयन बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन हाइड्रोजन आयन द्वारा देकर हाइड्रोजन गैस बनती है और वो हाइड्रोजन गैस अब कॉपर इलेक्ट्रोड पर निकलती है। समझ आ रहा है कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करा रहे हैं, जब हम ईएमएफ को सेल के ईएमएफ को बाह्य सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं तो हाइड्रोजन गैस जिंक इलेक्ट्रोड से निकलती है। पर जैसे ही हम धारा को उल्टी दिशा में प्रवाहित करने के लिए बाह्य सोर्स या एक्सटर्नल सोर्स का ईएमएफ बढ़ा देते हैं तो फिर कॉपर इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब कंडीशन क्या हुई कि धारा तो विपरीत हो जाती है पर अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं होती, इसलिए ये सेल रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन नहीं करता और हम इसे अनुत्क्रमणीय सेल कहते हैं। तब आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि रिवर्सिबल सेल्स का मतलब पूरी रिएक्शन उल्टी चलनी चाहिए, तब हम उसे रिवर्सिबल सेल कहेंगे। अब गैल्वेनिक सेल जैसा कि वो रिवर्सिबल सेल है और वो रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता की शर्तों का भी पालन करता है। तो जब हम सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उस सूक्ष्म विद्युत धारा के समय मैक्सिमम वर्क सेम जैसा कि ऊष्मागतिकी में है, तो अधिकतम वैद्युत कार्य या मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, उस स्थिति में जो भी इलेक्ट्रिकल कार्य या वैद्युत कार्य सेल द्वारा किया जाता है वो किसका है, विद्युत की मात्रा
और EMF यानी सेल के विद्युत वाहक बल का गुणनफल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सेल है जिसमें n ग्राम तुल्यांक अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए या अवशोषित हुए इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रोड आएगा। तो किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर या तो मुक्त हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन या अवशोषित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है, प्रवाहित धारा हम फैराडे में लेते हैं NF हो गई। अगर सेल का विद्युत वाहक बल E है तो विद्युत कार्य किसके बराबर हो जाएगा? NFE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। F क्या है? विद्युत धारा जो कि फैराडे में लेते हैं। E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत कार्य जो है इसको हम गिब्स के द्वारा, जो गिब्स की ऊर्जा है उसके द्वारा भी लिख सकते हैं। तो जितनी गिब्स ऊर्जा में कमी होती है वो विद्युत कार्य के बराबर होती है। तो ये रिलेशन निकला है गिब्स ऊर्जा में कमी और विद्युत कार्य के बीच में। तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू NFE, यानी विद्युत कार्य जब होगा तो ऊर्जा में कमी आएगी। अब देखें क्या रिलेशन आ रहा है। तो जब अभिक्रियाएं अपने आप चलती हैं तो डेल्टा जी यानी गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। जब गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक होगा। जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, यानी वो अभिक्रियाएं अपने आप नहीं चलती हैं, वहाँ पर EMF या विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक होगा। और ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ सेल में साम्य अवस्था है वहाँ डेल्टा जी का मान 0 है, EMF का भी मान 0 रहेगा। तो टेबल से क्लियर हो रहा है कि जहाँ स्वतः प्रक्रम है, स्वतः ही हो रहे हैं, वहाँ डेल्टा जी नेगेटिव होती है और E पॉजिटिव होता है। जहाँ प्रक्रम अपने आप नहीं हो रहे हैं, हमें उनको कराना पड़ रहा है बाह्य दाब या ताप द्वारा, तो वहाँ डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है और E का मान ऋणात्मक होता है। अगर साम्य अवस्था है तो न तो गिब्स ऊर्जा में और न ही EMF में कोई परिवर्तन होगा, इसलिए दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो चीज़ है वो कभी कभी आधे नंबर में पूछी जा सकती है, तो आपको इसको नोट करके रखना पड़ेगा। अब आ रहे हैं हम फ्री एनर्जी, EMF और दूसरे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। तो देखो जब थोड़ा वक्त हो गया है ऊष्मागतिकी को पढ़े हुए, पर फिर भी ऊष्मागतिकी में 2 या 3 कार्यफलन ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थे। जैसे हम एंट्रोपी पढ़ते हैं, एंथैल्पी पढ़ते हैं, गिब्स ऊर्जा पढ़ते हैं। ये 3 चीज़ें हमने वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं। तो ये 3 ही फंक्शंस हम विद्युत वाहक बल या EMF के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। तो हमने विद्युत ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा तो देख ली। गिब्स ऊर्जा का हमने रिलेशन देख लिया कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू NFE। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ले रहे हैं। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा H प्लस टी डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम नेगेटिव कर दें, क्योंकि हम जानते हैं गिब्स ऊर्जा में कमी होती है, तो हमने साइन को बदला तो सब नेगेटिव हो गए। माइनस डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ माइनस डेल्टा जी और डेल्टा एच क्या बता रहे हैं कि स्थिर दाब पर तंत्र में मुक्त ऊर्जा में भी कमी हो रही है और उसकी एंथैल्पी में भी कमी हो रही है। और एंथैल्पी को हम क्या कह देते हैं? स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा, हीट रिएक्शन। तो ये अभिक्रिया की ऊष्मा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो हमारा रिवाइज हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स से। अब हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं हमारे EMF से। तो
EMF में अब हमने क्या करा, डेल्टा जी की जगह हमने वैल्यू रखी है NFE, माइनस डेल्टा जी की जगह, ठीक है। तो माइनस डेल्टा जी की जगह आपने वैल्यू रख दी NFE बराबर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल ऑफ, अंदर भी माइनस डेल्टा जी है तो माइनस NFE अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, या माइनस डेल्टा एच बाहर, अंदर वाला माइनस बाहर आया, NF को हम बाहर ले आए तो NTF हो गया और अंदर आ गया डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये E हमारी इंटरनल एनर्जी नहीं है, ये E हमारा विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो E बराबर हो गया माइनस डेल्टा एच अपॉन NF प्लस, यहाँ भी NF कैंसिल हो गया, T डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लास्ट जो टर्म है डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, विद्युत वाहक बल का ताप के साथ परिवर्तन स्थिर ताप पर, तो ये कहलाता है विद्युत वाहक बल का ताप गुणांक। और सेल का E और इसके गुणांक का मान अगर हमें पता हो तो हम डेल्टा H का मान निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन के द्वारा हम एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें EMF पता हो और हमें ताप गुणांक पता हो। अब हम एंट्रोपी के लिए, तो एंट्रोपी क्या है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारी एंट्रोपी की इक्वेशन है। डेल्टा जी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस NFE बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या टी डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच प्लस NFE डेल्टा एच प्लस NFE की वैल्यू हमने पुट करी, पहले जो हमने एंथैल्पी में रिलेशन निकाला है, माइनस डेल्टा एच अपॉन NF प्लस टी डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। टी डेल्टा एस बराबर हमने बाहर लिया, NF कैंसिल हुआ, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच हो गया, NF को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये NFT हो गया, डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पीज हट गई, एंट्रोपी बची, टेम्परेचर भी हट गया, एक सिंपल इक्वेशन आ गई है, डेल्टा S बराबर NF डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बहुत सिंपल वे में एंट्रोपी का मान कैसे निकाल सकते, अगर हमें EMF का ताप गुणांक पता हो, डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि F फैराडे है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ EMF का ताप गुणांक चाहिए एंट्रोपी ज्ञात करने के लिए। तो इस तरह से हम EMF या विद्युत वाहक बल के द्वारा गिब्स ऊर्जा, एंट्रोपी और एंथैल्पी तीनों की गणना कर सकते हैं। अब आ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो अगर हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स मानक इलेक्ट्रोड विभव द्वारा प्राप्त किया जाता है और फिर हम इसको जो है साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब साम्य अवस्था अगर हमें निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। और एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसलिए दो अर्ध सेलों की अभिक्रिया या दो हाफ सेल रिएक्शंस होती हैं। तो सपोज करते हैं N1 ऑफ A प्लस N2 ऑफ B गिव्स M1C प्लस M2D। रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में चल रही है। अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K, तो K किसके बराबर हो गया, एक्टिविटी ऑफ C टू द पावर M1 इंटू एक्टिविटी ऑफ D टू द पावर M2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ A टू द पावर N1 इंटू एक्टिविटी ऑफ B टू द पावर N2। अब पदार्थ का हमें एक्टिविटी लेनी है, कंसंट्रेशन हमें नहीं लेनी है,
और अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं कि E of cell is equals to E0 minus cell minus RT by NF ln A. A क्या है? एक्टिविटी. ln of K. K हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A नहीं है, K है. ln of K साम्य स्थिरांक, और K की जगह हमने ये टर्म जो कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन रख के निकाली थी वो हमने यहाँ पुट कर दी है. तो इस तरह से हम साम्य स्थिरांक निकाल सकते हैं. एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि अगर हमें किसी अभिक्रिया को दे दिया है और आपको उसकी साम्य अवस्था कैलकुलेट करनी है, जैसे सपोज करते हैं कि कॉपर है और हमने उसको सेल बनाया है, कॉपर को हमने डिप कर रखा है HCl के सॉल्यूशन में और एक प्लेटिनम वायर साथ में अटैच्ड है, वो हमारे किसका काम कर रहा है? कैथोड का. तो अगर हम देखें तो हमारा सेल कैसा है? कॉपर सॉलिड कॉपर, यानी कॉपर रॉड है, फिर क्लोराइड माइनस क्लोरीन एंड प्लेटिनम. प्लेटिनम के अंदर HCl सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने 2 लाइन खींची है, इसका मतलब HCl डायरेक्टली कॉपर के साथ नहीं है, एक सॉल्ट ब्रिज है. अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और आयन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन ले रहा है और वो क्लोरीन गैस ले रही है और वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है. तो E0 ऑफ सेल, यानी E0 मतलब मानक विभव किसके बराबर हो गया? राइट माइनस लेफ्ट. और राइट आपका है 1.36, लेफ्ट है आपका 0.34, तो ये आ गया आपका 1.02 वोल्ट. ये आ गया हमारा E0 ऑफ सेल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, इसलिए हम इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. अब हमें लॉग ऑफ K निकालना है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं n E0 अपॉन 2.303 RT by F. वहाँ हमारी वैल्यूज़ हैं, सिंप्लीफाई कर लिया, एंटी लॉग निकाल लिया, और इस तरह से हमारी जो है वो K की वैल्यू आ गई है 1.82 इंटू 10⁻17. तो इस तरह से हम लॉग ऑफ K निकाल कर K क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये था इस वीडियो में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस और EMF का थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के साथ रिलेशन.